The Shadow Stories. तेज बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और बिजली की चमक के साथ हर कुछ मिनट में पूरा आसमान सफेद हो उठता था। बस स्टैंड की टीम की छत पर बारिश की बूंदें इतनी तेजी से गिर रही थीं कि किसी की आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। एक कोने में 7 साल का रोहन अपने पिता शेखर के पास बैठा बार बार सड़क की तरफ देख रहा था। आखिरकार वो परेशान होकर बोला, पापा, बस कब आएगी? हमें यहाँ बैठे हुए कितनी देर हो गई है? शेखर ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। बस थोड़ी देर और बेटा, बारिश की वजह से बस लेट हो रही होगी। लेकिन पापा, कितना देर हो गया है। बस आ जाएगी। शेखर ने बेटे को दिलासा दिया। दोनों दिल्ली से शिमला घूमने जा रहे थे। रोहन की छुट्टियां चल रही थीं और शेखर ने भी ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी ली थी। उसने सोचा था कि इस बार वो अपने बेटे के साथ कुछ अच्छा समय बिताएगा। करीब 15 मिनट बाद दूर से बस की हेडलाइट दिखाई दी। रोहन खुशी से उछल पड़ा। पापा, बस आ गई। बस उनके सामने आकर रुकी। दोनों जल्दी से उसमें चढ़ गए और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। बस कुछ ही देर बाद बारिश से भीगी पहाड़ी सड़कों पर दौड़ने लगी। रोहन खिड़की से बाहर देख रहा था। पापा, हम शिमला कितने बजे पहुंचेंगे? अगर रास्ते में ज्यादा परेशानी नहीं हुई तो रात 8 बजे तक। और वहां बर्फ मिलेगी? शायद। और पहाड़? बहुत सारे। और हम कल कहाँ जाएंगे? शेखर हंस पड़ा। पहले शिमला पहुंचने दो, फिर तय करेंगे। रोहन लगातार सवाल पूछता रहा और शेखर उसके सवालों का जवाब देता रहा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफर उन्हें ऐसी जगह ले जाने वाला था जिसका नाम शायद किसी नक्शे पर भी नहीं था। शाम करीब 6 बजे बस अचानक एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। चर धड़ाम। बस के अंदर बैठे सभी यात्री एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक यात्री ने कंडक्टर से पूछा, क्या हुआ भाई, बस क्यों रुक गई? कंडक्टर नीचे उतरकर इंजन देखने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, लगता है इंजन में बड़ी खराबी है। तो अब? मैकेनिक को फोन कर दिया है, आने में करीब 2 घंटे लगेंगे। ये सुनकर यात्री परेशान हो गए। कंडक्टर ने सबको बस से नीचे उतरने को कहा। शेखर और रोहन भी नीचे उतर आए। लेकिन बस के बाहर आते ही शेखर को कुछ अजीब महसूस हुआ। चारों तरफ घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा के साथ हिल रहे थे। दूर तक कोई घर नहीं था, न कोई दुकान, न कोई इंसान, सिर्फ जंगल। कंडक्टर ने सबको चेतावनी दी, आप लोग बस के आसपास ही रहिएगा, जंगल में मत जाइएगा, रात होने वाली है, यहाँ जंगली जानवर भी हैं। 2 घंटे बाद मैकेनिक आया। उसने इंजन ठीक किया और करीब 7:15 बजे बस फिर से चल पड़ी। थकान के कारण कुछ ही देर बाद रोहन शेखर की गोद में सिर रखकर सो गया। शेखर भी सीट से टिक गया। रात करीब 10 बजे बस शिमला पहुंची। शेखर ने रोहन को उठाया। बेटा, उठो, हम शिमला आ गए। रोहन ने नींद भरी आंखों से बाहर देखा। चारों तरफ रोशनी थी, लोग घूम रहे थे, दुकानों के बोर्ड चमक रहे थे। दोनों बस से उतरे, लेकिन उन्होंने पहले से कोई होटल बुक नहीं किया था। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, फिर लॉज ढूंढा जाए। दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया और फिर रहने के लिए लॉज तलाशने लगे। पहले लॉज में गए। भाई साहब, एक कमरा चाहिए।
रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाया। माफ कीजिए सर, कोई कमरा खाली नहीं है। दूसरे लॉज में गए। एक कमरा चाहिए। सॉरी सर, सब बुक है। तीसरे में भी वही जवाब मिला। शेखर परेशान होकर बोला, अरे यार, ये क्या हो रहा है? जहां जाओ सब यही कहते हैं कि कमरा खाली नहीं है। लॉज के कर्मचारी ने कहा, सर, कमरे खाली थे, लेकिन इतनी रात को सब बुक हो गए। आप थोड़ा पहले आते तो मिल जाता। रोहन अब थक चुका था। पापा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं और नहीं चल सकता। शेखर ने उसकी तरफ देखा। बस थोड़ा और बेटा। लेकिन कुछ देर बाद उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिर दोनों एक पार्क की बेंच पर बैठ गए। रोहन ने धीरे से पूछा, पापा, अब क्या होगा? क्या हम रात भर यहीं रहेंगे? शेखर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आसमान की तरफ देखा। काले बादल और घने हो चुके थे। तभी अचानक पौ पौ ऑटो का हॉर्न सुनाई दिया। एक ऑटो उनके सामने आकर रुका। ड्राइवर नीचे उतरा। भाई साहब, कहीं जाना है? शेखर ने कहा। एक लॉज चाहिए था। ड्राइवर मुस्कुराया। आइए, मैं दिलाता हूं। शेखर थोड़ा पीछे हट गया। नहीं, हम खुद ढूंढ लेंगे। ड्राइवर ने आसमान की तरफ देखा। बारिश होने वाली है। बच्चा भी आपके साथ है। इस समय आपको आसपास कमरा मिलना मुश्किल है। यहां से करीब 6 किलोमीटर दूर एक अच्छा लॉज है। मेरे जान पहचान का है। शेखर ने कुछ पल सोचा, फिर मजबूरी में दोनों ऑटो में बैठ गए। करीब 15 मिनट बाद ऑटो जंगल के बीच एक सुनसान रास्ते पर पहुंचा। कुछ दूर जाकर ड्राइवर ने ऑटो रोक दिया। सामने एक पुराना लेकिन देखने में ठीक ठाक लॉज था। बोर्ड पर लिखा था लॉज ब्लू। शेखर ने बोर्ड की तरफ देखा। नाम कुछ अजीब लगा, लेकिन बेटे की थकान देखकर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऑटो वाला दोनों को अंदर ले गया। इनको अच्छा कमरा देना। मेरे जान पहचान के लोग हैं। रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने बिना कुछ बोले उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही स्थिर थीं। ड्राइवर चला गया। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, कितने दिन? 4 दिन। उसने एक कागज शेखर की तरफ बढ़ाया। इन नियमों पर साइन कर दीजिए। शेखर ने कागज पढ़ा। पहला नियम, 4 दिन पूरे होने से पहले लॉज नहीं छोड़ सकते। दूसरा, रात के बाद बिना अनुमति बाहर नहीं जा सकते। तीसरा, कमरे में किसी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाजा नहीं खोलना है। शेखर ने पूछा, ये कैसे नियम है? रिसेप्शनिस्ट ने सपाट आवाज में कहा, यहां रहने के लिए नियम मानने पड़ते हैं। शेखर को बात अजीब लगी, लेकिन उसने साइन कर दिया। उसी समय उसकी नजर लॉज की दीवार पर लगी एक पुरानी घड़ी पर गई। घड़ी की सुइयां चल नहीं रही थीं। समय था 2:10। शेखर ने अपनी घड़ी देखी। रात की करीब 11 बज रहे थे। ये घड़ी बंद है क्या? रिसेप्शनिस्ट ने उसकी तरफ देखा। हां। फिर वो अचानक मुस्कुरा दिया। बहुत सालों से। जैसे ही दोनों कमरे की तरफ जाने लगे, शेखर ने महसूस किया कि लॉज में मौजूद लगभग हर व्यक्ति उनकी तरफ देख रहा था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस सब उन्हें घूर रहे थे। रोहन ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। पापा, ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? शेखर ने कहा। कुछ नहीं बेटा, चलो। दोनों कमरे में चले गए। दरवाजा बंद किया और कुछ देर बाद
रोहन सो गया। शेखर भी थका हुआ था। थोड़ी देर में वो भी सो गया। सुबह शेखर रिसेप्शन पर गया। नाश्ते में क्या मिलेगा? रिसेप्शनिस्ट ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हमारे यहां खाना नहीं बनता। तो बाहर से ले आएंगे। लेकिन आप दोनों एक साथ बाहर नहीं जा सकते। क्यों? रिसेप्शनिस्ट ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। नियम है। शेखर को गुस्सा आया, लेकिन रोहन भूखा था, इसलिए वो चुपचाप कमरे में चला गया। उसने बेटे से कहा, तुम कमरे में रहो, मैं नाश्ता लेकर आता हूं। मेरे अलावा किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। रोहन ने सिर हिला दिया। शेखर बाहर निकल गया। लॉज से बाहर निकलते ही उसे अजीब एहसास हुआ। जहां रात में उसने लॉज देखा था, वहां से आगे सिर्फ जंगल था। करीब आधे घंटे चलने के बाद उसे एक बस स्टैंड दिखाई दिया। एक ऑटो वहां से गुजर रहा था। शेखर ने उसे रोक लिया। भाई, नाश्ता करना है। आसपास कोई होटल है? है साहब, बैठिए। ऑटो चल पड़ा। कुछ देर बाद ड्राइवर ने पूछा, आप यहां कहां से आए? दिल्ली से घूमने आए हैं। ड्राइवर ने कुछ पल चुप रहकर पूछा, एक बात पूछूं? हाँ। आप लोग जंगल में क्या कर रहे हैं? हमने पास में एक लॉज लिया है। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगा दिया। कौन सा लॉज? शेखर ने नाम बताया। लॉज ब्लू। ड्राइवर का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। आपने क्या कहा? लॉज ब्लू। साहब, वहां कोई लॉज नहीं है। शेखर हंसने लगा। क्या मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा। ड्राइवर ने मोबाइल निकाला। उसने इंटरनेट पर कुछ खोजा और फोन शेखर की तरफ बढ़ा दिया। स्क्रीन पर एक पुरानी खबर थी। लॉज ब्लू में भीषण आग, सभी कर्मचारियों की मौत। नीचे तारीख थी, 12 साल पुरानी। शेखर के हाथ कांपने लगे। ड्राइवर बोला, उस आग में लॉज का हर कर्मचारी मारा गया था। अजीब बात यह थी कि उस रात कोई मेहमान वहां नहीं था। शेखर ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर उसने एक और खबर देखी। 3 पर्यटकों की रहस्यमयी मौत। लॉज ब्लू के जंगल के पास मिले शव। शेखर की सांसें तेज हो गईं। उसे रोहन याद आया। शेखर के मन में अब दुविधा आ गई। अगर ये सच है और मैंने इसे बता दिया कि मैं वहीं से आया हूं, तो कहीं मेरा रोहन खतरे में ना पड़ जाए। ये सोचकर उसने हंसने का अभिनय किया। अरे भाई, मैं कोई लॉज वॉज से नहीं आया हूँ। दरअसल हम कुछ दोस्त तस्वीरें लेने के लिए यहाँ आया था। ऑटो ड्राइवर ने कहा, क्या साहब, आपने तो डरा ही दिया। ठीक है, तुम जल्दी से मुझे होटल ले चलो। नाश्ता लेकर मुझे वापस भी जाना है। वहां मेरे कुछ साथी अब भी हैं, तस्वीरें ले रहे हैं। अगर आपको जानना है कि शेखर वापस लॉज ब्लू जाएगा या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, रोहन उस लॉज में सुरक्षित है या नहीं, तो कहानी का अगला भाग बिल्कुल मिस मत करना। क्या लॉज ब्लू सच में 12 साल पहले जलकर खत्म हो चुका था? फिर शेखर और रोहन वहां पहुंचे कैसे? और उन 3 पर्यटकों की रहस्यमयी मौत के पीछे आखिर कौन सा राज छिपा है? भूत। अगर कहानी ने आपको डराया है तो अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, रोहन को बचाओ, क्योंकि अगली रात लॉज ब्लू में शेखर अकेला नहीं होगा। टू बी कंटिन्यू।